दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और दोनों ही राज्यों में एक तरफा जीत है, चाहे एनडीए के पक्ष में हो या इंडिया गठबंधन के पक्ष में, एक तरफा जीत दोनों राज्यों में हुई है। तो ऐसे में जब महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चलने की बात कही जा रही है, एक तरफा उनकी जीत की बात कही जा रही है, तो आखिरकार झारखंड में ऐसे कौन से कारण थे जहां बीजेपी को बड़ी उन्हें हार वहां पर मिली? क्या मोदी मैजिक वहां नहीं चला, या झारखंड में जिस तरह इंडिया गठबंधन ने पूरा जो गठबंधन का स्वरूप बनाया था, जहां उनकी रणनीति वो ज्यादा है उनकी कारगर रही? और साथ ही कुछ चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में ये है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हेमंत सोरेन के ऊपर हुई थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसने भी बड़ा एक अहम रोल झारखंड के चुनाव में निभाया है। और हेमंत सोरेन के प्रति पूरा जो वहाँ का समाज है और जो वहाँ का मतदाता एकजुट हो गया हेमंत सोरेन के पीछे। और साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा की भी एक बड़ा मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जिस तरह से प्रचार उनका एक लगातार वहां पर रहा है और एक समुदाय विशेष को उन्होंने लगातार हिट किया अपने चुनावी भाषणों के अंदर, उसने भी बीजेपी के लिए जो हार के कारण है उसमें से एक कारण बड़ा वह भी माना जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो प्रचार था उसने बड़ी भूमिका निभाई है। तो आखिरकार क्या ये मुख्य कारण थे या साथ में कुछ और भी ऐसे कारण थे जिसने बीजेपी को हम बड़ी हार झारखंड में उसे मिली है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। मतलब पुष्पेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पुष्पेंद्र जी हिंदुस्तान और अमर उजाला के संपादक रह चुके हैं और विभिन्न कालखंड राजनीति के उन्होंने बखूबी देखे हैं, विभिन्न चुनाव भी उन्होंने कवर किए हैं। जैसे कि आज झारखंड का चुनाव जो है लगातार चर्चाओं में बना रहा है और महाराष्ट्र में जिस तरह से सफल जीत कही जाए बीजेपी की, उसके बाद भी झारखंड राज्य में उन्हें वह सफलता नहीं मिली जिसकी वह बड़ी उम्मीद कर रहे थे। तो ऐसे में जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा का एक फैक्टर बताया जा रहा है कि जिस तरह से उनका प्रचार था वह भी बीजेपी के नेगेटिव मतलब विपक्ष में गया है। ईडी की कार्रवाई या तमाम तरह की बातें लगातार झारखंड को लेकर कही जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कारण थे जो बीजेपी झारखंड में पिछड़ गई, जबकि उनकी उम्मीदें वहां पर बड़ी बहुत बड़ी उम्मीदें थी बीजेपी की झारखंड में जीतने को लेकर? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, दो शब्द हैं, सतर्कता और हमदर्दी। ये दोनों शब्द हमारे आगे की जब हम बात करेंगे तो उसमें इसको मैं थोड़ा और विस्तार से समझाना चाहूँगा, इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, जब हम महाराष्ट्र से तुलना करते हैं, पहली बात तो ये कि पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या यूट्यूब चैनल्स भी हैं, सोशल मीडिया भी है, तो उनमें महाराष्ट्र तो छाया हुआ है और झारखंड को पीछे कर देते हैं। तो कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि भाई साहब, झारखंड की तो बात ही नहीं हो रही और महाराष्ट्र की बहुत बात हो रही है। जिस दिन इसलिए हम ना परिणाम आ रहे झारखंड का मुद्दा उठाया इसलिए। हाँ, तो जिस दिन परिणाम आ रहे थे उस दिन कुछ लोगों ने ये सवाल भी किया कि प्रियंका का तो बता नहीं रहे हैं साहब, प्रियंका का नहीं बता रहे चैनल वाले, कितने से जीत गई कितने से जीत गई। तो ये मीडिया जो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी ही बिरादरी है। ठीक है, महाराष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण था, इसमें कोई शक नहीं, वो आर्थिक राजधानी है, इसमें भी संदेह नहीं। पर दूसरे राज्य के परिणाम को इतना इग्नोर कर देना और इवन प्रियंका का भी इतना कम दिखाना थोड़ा खराब लगा। देखिए, महाराष्ट्र में हम जाते हैं थोड़ा पीछे 2 साल पहले, जी जी। जब वहाँ पे सरकार गिराई गई, और बल्कि उससे भी पहले जाते हैं, जब वहाँ पिछली बार चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ साथ लड़ी थी। अब जैसे इस बार का सुन रहे हैं कि 2.5 साल एक और 2.5 साल दूसरा रहेगा, तब भी लगभग ऐसी ही बातें थी, जिसको लेके उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे से वादा खिलाफी हो रही है और हमें मुख्यमंत्री पहले बनना था और भारतीय जनता पार्टी ने पहले नहीं बनाया। इसी को लेके उनमें मतभेद हुए थे, तब उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस का साथ लिया था, जो कि उस समय बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के विरोधी रहे थे, पवार साहब के तो नहीं रहे थे पर कांग्रेस के ज़्यादा विरोधी रहे थे, मुखर विरोधी थे। और हिंदुत्व के मसले पर भी माना जाता है कि भाई कांग्रेस एक नरम रुख रखती है, जबकि शिवसेना का रुख ऐसा नहीं था। उसके बाद जब उसकी सरकार गिराई गई तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला था कि उद्धव तो गयो। वो क्यों निकला था, मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पर कि प्रशांत जी, एक तो ये आप आरोप लगाते रहे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया, ये कर दिया वो कर दिया, पर आप एक बात बताइए कि आपके साथ कोई काम कर रहा हो और दिल से आपके परिवार के लोग हों और अचानक उसमें से एक बड़ा हिस्सा यानी 40 विधायक चले जाएं और आपको पता भी न चले, आपकी जमीन होता है। खिसक जाए, तो ये मैं इसे उद्धव ठाकरे की अयोग्यता मानता था।
और उसके बाद भी जो उन्होंने बयान दिए और जिस तरह से बयान दिए, हालांकि इसमें बहुत सारी भूमिका अदालतों की भी रही कि वो चुनाव चिन्ह और सबका पड़ला जो है वो बहुत दिनों तक फैसला नहीं हो पाया। पर आप याद करें जब अखिलेश के साथ यही हुआ था तो अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव ने बड़ी तगड़ी पैरोकारी की थी और चुनाव चिन्ह अपने पास रखने में वो कामयाब हो गए थे। यहाँ पर शिंदे हो या अजीत पवार हो, दोनों ने साबित किया कि वो उनसे आगे हैं, जो उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, यानी कि उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का। अब मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों बताया, ये इसलिए दिया कि ये झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर पाई। उन्होंने चंपई सोरेन को अपना तोड़ना चाहा जब वो मुख्यमंत्री से हटाया गया कि साहब नाराज है, अपमान कर दिया। उनको वापस लेने की कोशिश की कि अभी भारतीय जनता पार्टी में अच्छे तरह से ले लें, लेकिन हुआ ये कि उनके साथ और लोग नहीं आए। और इसे मैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की चतुराई मानता हूँ, जिसके लिए मैंने शब्द किया था सतर्कता, यानी कि बिल्कुल वो सही कहा। अलर्ट थे, वो अलर्ट अलर्ट थे। थे। जबकि वहां पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे मुझे इस तरह से सतर्क नहीं दिखाई दिए थे, है ना। ये तो हो गया बिल्कुल। सतर्कता की बात। अब आ गई हमदर्दी की बात। जब हेमंत सोरेन को छोड़ा गया अदालत से, तो अदालत ने जो टिप्पणी की थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था कि इनका कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये संदेश साफ साफ गया, मतलब बिना किसी शक की गुंजाइश के, विदाउट एनी डाउट, है ना, ये क्लियर हुआ कि भाई हेमंत के साथ ज्यादती हुई और उनको जबरदस्ती जेल में गलत समय पे गलत तरीके से रखा गया। उधर कल्पना सोरेन जो उनकी जोड़ी थी, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं कल्पना सोरेन, उन्होंने कमान संभाल ली और सब जगह जाके उन्होंने हेमंत के सोरेन के लिए न्याय की मांग की। फिर उनकी एक लीगेसी भी है शिबू सोरेन की, वो अभी खत्म तो हुई नहीं है। ये माना जाता है कि भाई झारखंड बनने में उनका बड़ा हाथ था, तो उसका फायदा था। दूसरे हुआ ये कि जो अपमान इन पे लग आरोप इन पर लग रहा था कि चंपई सोरेन का अपमान कर दिया, उसे अपमान करके हटाया, वही क्या हुआ कि एक दिन गृह मंत्री अमित शाह का वो वीडियो वायरल हो गया कि हे चंपई, हे फलाने, बाबूलाल मरांडी के लिए बाबूलाल। तो उससे जो जो नुकसान होता वो बैलेंस हो गया और उल्टा इन्हें कहने का मौका मिला कि अपमान हम नहीं, अपमान तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान, इन दो को जिम्मेदारी दी गई थी। शिवराज चौहान थोड़ा विनम्र वाले थे, जिसे कहते हैं कि गरम दल और नरम दल, तो ये नरम दल थे और हेमंत बिस्वा शर्मा गरम दल थे। लेकिन वो बाहर के थे और आसाम और झारखंड में वो समझ नहीं पाए, अंतर नहीं समझ पाए। और घुसपैठियों का जो मुद्दा आसाम में जितना संवेदनशील है, शायद झारखंड में उतना संवेदनशील नहीं है। इसको भापने में उनसे कमी हुई और बार बार एक ही चीज सब जगह ले जाना, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, माटी लूट लेंगे, जमीन लूट लेंगे, आपकी लड़कियों को ले जाएंगे, ये बातें शायद वहां पर ये जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, वो उतनी कारगर नहीं रही जितनी कि महाराष्ट्र में रही, क्योंकि वहां पे सेंटीमेंट शायद अलग थे। और हेमंत सोरेन जिस तरह से अपना प्रचार कर रहे थे, उनके साथ एक सिंपैथी वेव भी थी। फिर इसमें वहां पे लालू भी गए थे एक दिन, आपको याद हो तो लालू ने भी एक सभा को संबोधित किया था, शायद वर्चुअली किया था या फिजिकली, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने नई जान फूकी, तेजस्वी यादव, इन तीनों का तालमेल बहुत अच्छा रहा, जो कि महाविकास आघाड़ी में विपक्षी दलों का तालमेल उतना अच्छा नहीं था। और हेमंत सोरेन के लिए कोई से ये भावना नहीं थी कि एंटी इनकमेंसी वाली कि इनको उठा के फेंक देना है। और उसी तरह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी नहीं थी कि सब वोट देने लोग इसलिए जा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है। तो ये सारे कारण मिलके एक जो बड़ी तस्वीर बनी, वो हेमंत को जिता ले गई। और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मेहनत दोनों की, और जिस तरह से उन्होंने रणनीति अपनाई खा, और साथ में जो विपक्ष का तालमेल था वो बहुत बेहतर था महाराष्ट्र से तुलना करें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से पूरा आपने परिभाषित की है कि किस तरह से वहाँ पे चुनाव के जो सक्रिय थी, एक्टिविटी थी विभिन्न पार्टियों की, किस तरह से वहाँ पर रही है। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा जितना खुल के एक समुदाय विशेष के खिलाफ अपनी बातें कहीं, तो बीजेपी नेतृत्व क्या समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें लगता था तुरपा इक्का है उसकी उनकी स्पीच जो है, या हमें चुनाव में बहुत बड़ा एक फायदा दिखाई देता था उन्हें, जो उन्होंने उस पर रोकथाम जरा सी भी नहीं की। और हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार इस तरह का अपना चुनावी प्रचार अभियान चलाते रहे, इस तरह की भाषा का उपयोग करते रहे, तो उससे जो आज की स्थिति में क्या हेमंत बिस्वा शर्मा कमजोर होंगे पार्टी के अंदर, क्या लगता है आपको? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा एक्सीडेंटली भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और एक्सीडेंटली ही वहाँ के मुख्यमंत्री बने।
उनमें अपने राज्य की समझ तो बेहतर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन क्या वो पूरे देश को समझ पाए हैं, क्या वो अन्य राज्यों की भी राजनीति समझ पाए हैं, इस पर मुझे संदेह है, इस पर मुझे संदेह है। हालांकि इसका कोई दंड मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा शायद असम की नब्ज को पकड़े हुए हैं, और असम के लिए और पूर्वोत्तर के लिए भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत है। फिर वो क्योंकि कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल भी जानते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, इसलिए भी उन्हें चाहिए कि अगर कहीं का विभीषण उनके साथ है तो उन्हें क्या नुकसान है, उन्हें तो अच्छा ही रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ खबरें मिलती रहे और वो काम करते रहे। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का जो एटीट्यूड था और जो अप्रोच थी, वो भी एक कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा करने में उसका भी हाथ था। मतलब वो बजाय फायदा देने के शायद झारखंड में नुकसान दे गए। अच्छा, एक बात और निकल के आती है कि हम देख रहे हैं, जो विभिन्न तरह के जो राज्यों के चुनाव हुए हैं, वर्तमान में झारखंड और महाराष्ट्र का हुआ, उससे कुछ समय पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर हुए। तो चारों राज्यों की अगर बात करें, जैसे हरियाणा में एक तरफा जीत, उन्हें बीजेपी को बड़ी जीत मिली और लगातार 30 बार सरकार उनकी वहां बनी, लेकिन जम्मू कश्मीर में वह सफलता नहीं मिली, उन्हें वहां पे हार गए। इसी प्रकार महाराष्ट्र में एक तरफा जीत मिली और झारखंड में एक तरफा उन्हें हार भी मिली। तो विभिन्न राज्यों का जो मूड है, क्या एक जैसा जो राज्य की जनता है, हर राज्य की जनता अलग तरह सोचती है, या उसके मुद्दे अलग हैं? जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता या बड़े बड़े नेताओं, जो मैजिक कहा जाता है, जो मोदी मैजिक कहा जाता है बार बार, क्या हर राज्य में नहीं चलता है? वो कुछ राज्यों में अलग तरह से काम करता है, कुछ राज्यों में अलग तरह से काम करता है। ये क्या है, लोगों की मानसिकता अलग अलग। और साथ में और जोड़ता हूँ, जो महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा चुनाव होता है, जबकि मोदी जी के लिए हो रहा है कि लोकसभा तो मोदी जी के अगर मानी जाए, उसमें नांदेड़ में हार, बीजेपी हार जाती है, और वहां की 6 विधानसभा जो कांग्रेस ने लोकसभा जीती नांदेड़ की, वह वहां पे 6 की 6 हार जाती है। तो ये क्या परिदृश्य है? देखिए प्रशांत जी, राज्यों के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है मतदाता के मानस का, उसकी सोच का। और ये एक चुनाव में नहीं, कई चुनाव में देखा गया। आपने जिन राज्यों की 3 की बात की, जम्मू कश्मीर की बात मैं नहीं करता, पंजाब भी इसमें जोड़ लेते हैं। जी। अगर आप पहले पंजाब को याद करें, वहां पे लोकसभा में क्या हुआ, विधानसभा में क्या हुआ। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस 1.5% वोट ज्यादा लेके 5 सीट ले आती है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में झटका लगा था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, तो यानी कि मतदाता किसी और तरह से सोच रहा था। झारखंड में झटका लगा था जेएमएम को, यानी मतदाता किसी और तरीके से सोच रहा था। और अचानक लगभग 15% वोटर्स का स्विंग झारखंड में जेएमएम के पक्ष में आ जाता है लोकसभा की तुलना में, और महाराष्ट्र में वही उल्टा हो जाता है, वहां 15% चला जाता है मायावती की मायूसी तरफ, की। है ना। तो ये इसका मतलब तो स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में मतदाता के सोचने का तरीका, उसके वोट करने का पैटर्न बदल जाता है। उसमें स्थानीय मुद्दे भी कारण हो सकते हैं, और उनकी उपेक्षा भी कारण हो सकती है। इसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया या जातीय समीकरण बिठाने की बात की गई, उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी। उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी कि हरियाणा में जाटों की कुल संख्या से अगर ओबीसी, अन्य ओबीसी ज्यादा है, तो वो जाटों के बजाय अन्य ओबीसी पर दाव लगाती है। और महाराष्ट्र में मराठों से ज्यादा अगर वो 22% है और 33% ओबीसी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी पर दाव लगाती है। तो ये सीधा सीधा वो गणित, वो रणनीति बनाती है एक एक वोट को ध्यान में रखते हुए, और किस में ज्यादा फायदा है। और उनके जो कम्युनिकेशन होता है वो बड़ा स्पष्ट होता है, वो ढुलमुल नहीं होता कि कांग्रेस की तरह आधी बात कही आधी नहीं कही, कहीं पर स्टैंड ले रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि ये 1,500 रुपये लाडली बहना में कैसे जाएगा, फिर अपने घोषणा पत्र में 3,000 रुपये घोषणा कर देते हैं। जो स्टैंड क्लियर नहीं होता, जो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और इसीलिए ये स्पष्ट हुआ कि भाई जो मतदाता का सोच है, जो मतदान का पैटर्न है, वो लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग हो जाता है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अलग-अलग तरह से आपने बताया कि राज्यों का और विचार, एक मानसिकता मतदाता की अलग होती है, और लोकसभा के लिए कि उसकी अलग तरह की सोच होती है, किस तरह की वो लीडरशिप सेंट्रल में चाहता है।
लेकिन जो वर्तमान के चुनाव के जो परिणाम आए हैं झारखंड में और महाराष्ट्र में, अगर देखें स्कोर बराबर बराबर है, विपक्ष का भी सत्ता पक्ष का भी। लेकिन महाराष्ट्र क्योंकि बड़ा स्टेट है, इसलिए उसकी ज़्यादा चर्चा भी हुई, जैसे आपने कहा कि उसकी ज़्यादा चर्चा थी। और प्रियंका गांधी, जैसा आपने कहा कि वायनाड से लोकसभा चुनाव जीती हैं, लेकिन उनकी चर्चा डिबेट में बड़ी कम रही है। अच्छा, प्रियंका गांधी का अगर फैक्टर माने अब लोकसभा के अंदर, अब क्योंकि प्रियंका गांधी सदस्य बन गई हैं लोकसभा की, उसका जो राजनीति में असर है उसको किस तरह से देख पाते हैं आप कि प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से विपक्ष की राजनीति में क्या और धार पैदा होगी, क्या और उनके अंदर आपस में जो विश्वास है और ज्यादा मजबूत होगा? क्योंकि प्रियंका गांधी की एक अपील सभी मानते हैं कि एक नेचुरल अपील है पॉलिटिकली, अगर हम उस चीज को माने तो प्रियंका गांधी की उपस्थिति से कि लोकसभा के अंदर और बाहर सड़क पर विपक्ष की रोल में आप क्या देख पाते हैं अंतर? देखिए, हालांकि जो उस दिन की खबर है, और मैंने भी कहा कि भाई प्रियंका को कम बताया गया, तो वहां पे लोग टकटकी लगाए हुए देख नहीं रहे थे। लोगों को ये यकीन था कि प्रियंका जीत जाएगी। वहां तो वो एक ही बात देखना चाहते थे कि राहुल गांधी से ज्यादा मतों से जीतती है या कम मतों से। तो वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि अपना टीआरपी देखते हैं, मीडिया वाले सब देखते हैं। ये दूसरा पहलू है उस बात का। जी जी। जहां तक बात है उनके संसद में आने की, तो और इसमें कोई शक नहीं कि भाई उनमें लोग इंदिरा गांधी की छवि भी देखते हैं, सौम्य हैं, और उनका जो पब्लिक कनेक्ट करने का तरीका है वो बहुत बेहतर है। अगर राहुल जी से भी तुलना करें तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। और जो महिला कर सकती है वो बात पुरुष नहीं कर सकता। अब जैसे उन पर आरोप लग गया था राहुल पर कि वो महिलाओं को देख रहे हैं, महिला सांसदों को, जैसे स्मृति ईरानी ने भी एक आरोप लगा दिया था। तो कम से कम प्रियंका गांधी पे ऐसे आरोप तो नहीं लग पाएंगे। और दूसरे, अगर महिलाओं सशक्तिकरण के प्रति वो कुछ बोलेगी तो उसे गंभीरता से सदन भी सुनेगा और राष्ट्र भी सुनेगा। फिर एक, अगर अब इसमें ऐसा हो जाता है कि इसमें तुलना करनी अनिवार्य हो जाती है कि राहुल गांधी से उनकी तुलना फिर होने ही लगेगी। और राहुल गांधी को अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले का राहुल गांधी देखे तो वो अलग था, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनमें बड़ी मैच्योरिटी आई है, परिपक्वता आई है। पर अभी भी वो कुछ बातें, या तो उनके सलाहकार या उनका जो स्पीच लिखने वाले हैं वो अलग तरीके से बता देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी बातें चूक कर जाते हैं जो अनावश्यक होती है। जैसे मैं ये मानता हूँ कि जब भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने सावरकर जी के लिए बोला, तो उसकी क्या आवश्यकता थी? उस ऐसे इशू को वो बाईपास क्यों नहीं कर गए? उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? उस पर गेंद बल्ला निकालने की क्या जरूरत थी? उसको मुद्दा बनाया ना इस चुनाव में मोदी जी ने। ये तो सावरकर जी को कहते हैं, और यहाँ महाराष्ट्र में नहीं कह रहे, महाराष्ट्र से निकलेंगे तो फिर सावरकर के खिलाफ बोलेंगे। तो ये राहुल में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, और जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो भाषण है भूल गए, और अपनी तरफ से जहाँ बोलते हैं वहाँ गलती कर जाते हैं। लेकिन प्रियंका के साथ हमने देखा कि वो ऐसी गलतियां नहीं करती जिस पे वो ट्रोल हो जाए, या उन्हें ट्रोल किया जा सके, या उनकी खिंचाई की जा सके। और प्रियंका में थोड़ा सा करिश्माई व्यक्तित्व भी दिखता है। उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, कनेक्ट बहुत अच्छा करती है। लेकिन अगर वो शर्त यह है कि सदन में उपस्थित रहें और होमवर्क करके आएँ। अगर वो बिना होमवर्क करके आएंगी तो फिर असफल साबित हो जाएंगी। उन्हें अच्छे से होमवर्क करना चाहिए, वहाँ के प्रोसीजर को समझना चाहिए, कैसे प्रक्रिया होती है एक एक काम की, चाहे वो प्रश्न पूछना हो या अपना जवाब देना हो। अगर वो उनका पालन करेंगी तो मुझे लगता है वो अच्छी नेत्री साबित होगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। होमवर्क तो बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी लीडर हो, जब तक बिना होमवर्क के तो बात बनती नहीं किसी भी लीडर की। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं। अच्छा, हम यूपी बाई इलेक्शन को लेकर भी, क्योंकि चर्चा लगातार यूपी बाई इलेक्शन को लेकर भी हो रही है, वो भी विषय ऐसा है कि राजनीति में बड़ा गंभीर भी हो गया है और लगातार चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। और उसके पश्चात संभल का जो एपिसोड हुआ, जिस तरह से वहां पे हिंसा हुई, तो ये सब जो हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो इसमें किसकी ज्यादा आप मानते हैं, किसकी ज्यादा गलतियां हैं जो संभल में हुआ, और साथ ही यूपी बाई इलेक्शन का जो उसका जो असर है या प्रभाव है, या वो भी एक कारण है इन सब चीज के पीछे? देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, और मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ भी नहीं कि भाई मैं गलतियां बता सकूं, और या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि वही वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। लेकिन हाँ, कुछ बातें मुझे संदेह के दायरे में मतलब डालती है, संदेह उत्पन्न करती है। जैसे कि किसी भी अदालत द्वारा तुरंत के तुरंत सर्वे का आदेश दे देना, और उधर जो कुंदरकी की हार हुई समाजवादी पार्टी की,
या यूँ कहिए कि शायद मुस्लिमों में उसको लेके कुछ आक्रोश रहा हो। और जगह-जगह ये हो रहा है, वही वकील हैं, विष्णु शंकर जैन परिवार है, वो काशी मथुरा भी वही देख रहे हैं, मथुरा भी वही देख रहे हैं, सब वो देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन शायद ये माने बैठा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हर जगह ऐसा नहीं होता, उन्हें चौकसी रखनी चाहिए थी। जो बहराइच में हुआ था, सिर्फ़ 10 सिपाही थे, तो यहाँ पर भी भारी फ़ोर्स लेके जाना चाहिए था। जब एक बार शांति से निकल गया, तो दूसरी बार तो और ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए था। और गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था, उसे क्यों सूचना नहीं थी कि क्या होने वाला है? तो ये सारी बातें हैं प्रशांत जी, जिन पे आप और हम सिर्फ़ चर्चा ही कर सकते हैं। मुझे लगता है टिप्पणी करना है, किसी को दोषी ठहरा देना अभी जल्दबाज़ी होगी। और एक बात ज़रूर है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जो शरारती तत्व होते हैं, उन्हें मौका मिल जाता है और फिर वो अ, पूरी बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देते हैं, फिर पूरी बिरादरी को कहा जाता है। ये मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो दोनों नुकसान करते हैं समाज का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस प्रशासन को ऐसे विषयों पर बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, बड़ी चौकसी बरतनी चाहिए, और जो वहाँ की संवेदनशीलता होती है मसले की, उसको समझना चाहिए, और बड़े गंभीरता के साथ इन सब चीज़ों में कदम भी उठाने चाहिए। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि सबसे पहले महाराष्ट्र और झारखंड का जो विषय रहा, बड़े विस्तार से आपने उसको बताया, और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा भी पसंद भी आएगी उन्हें ये, और पूरा विषय भी क्लियर हुआ होगा आखिरकार कौन से ऐसे कारण थे जो झारखंड में सफलता मिली इंडिया गठबंधन को, और एनडीए के पक्ष में जो महाराष्ट्र में हुआ किस लिए हुआ। इन सब बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रशांत। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।